और हरिद्वार के डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दीपक रावत के खिलाफ अरुण भदौरिया ने दर्ज कराया है मामला। मातृ सदन के संत आत्मबोध आनंद के साथ मारपीट का मामला है। 25 दिसंबर को मारपीट हुई थी। डीएम और गनर पर बंद कमरे में पिटाई करने का आरोप। 27 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। और तनुज वालिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। तनुज, 27 जनवरी का वक्त रखा गया है मामले की सुनवाई के लिए। फिलहाल क्या ताजा अपडेट्स आपके पास? देखिए, मैं बता दूं, 25 दिसंबर का मामला था, जब गुरु ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आत्मबोधानंद पहुंच गए थे। वहां डीएम का सम्मान हो रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद आरोप लगाया गया कि वहां पर डीएम ने अवैध रूप से जो आत्मबोधानंद थे उनको गिरफ्तार करवा लिया था अपने गनर से, और कमरे में बंद करके उनके साथ जमकर मारपीट की गई थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास अभी नहीं था, क्योंकि वहां मीडिया भी थी। इस तरह की बात नहीं आई थी सामने। जिस तरीके से विरोध किया गया था, तो उसके बाद इन्होंने आत्मबोधानंद के जो अधिवक्ता हैं भदौरिया, अरुण भदौरिया, इन्होंने आज सीजीएम कोर्ट में ये अपील की थी कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसके बाद सीजीएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पर प्रथम सिविल जज जो सीनियर है उनके सुनवाई का आदेश जारी किए हैं, जिसमें 27 जनवरी तारीख लगी है। इसमें कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काना, आहत करना, अवैध रूप से कब्जे में रखना, उसके बाद 307 भी लगी है इसमें हत्या के प्रयास का। तो एक बड़ा मामला दर्ज हुआ है। वकील ने कोर्ट से ये दरखास्त की है कि इसे पुलिस के सुपुर्द मुकदमे को न किया जाए, क्योंकि पुलिस जहां तक है एफआईआर लगा देगी, कहीं ना कहीं डीएम के दबाव में होगी। तो ये जो सुनवाई है अब ये पूरी कोर्ट में ही चलेगी। जी चलिए तनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब मामले की जो सुनवाई है वो 27 तारीख का जो वक्त है वो तय किया गया है। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। डीएम के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और त्रिवेंद्र रावत सरकार सूबे में खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार पैदा करने के लिए देवभूमि में खेल महाकुंभ का आयोजन कर रही है। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। 1 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में राज्य स्तर के बालक बालिकाएं हिस्सा ले रहे हैं। खेलों की स्पर्धाएं 3 आयु वर्ग में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के साथ 35 साल तक पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। में पहली बार पहल हुई है। अक्सर गांव के बच्चे खेल विभाग को ढूंढते थे, ऑफिस ढूंढते थे कि हम वहां जाएं और पूछें हमें कहीं खेलने का मौका मिले। लेकिन हमने पहली बार ऐसी कोशिश की कि बच्चों को हमारे पास ना आना पड़े। हमारा खेल विभाग, खेल आपके जीवन का संरक्षक है। जैसे आपके माँ बाप होते हैं संरक्षक, ये खेल भी आपका संरक्षक है। खेल करोगे, खेलते रहोगे तो जीवन आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग पहुंच चुके हैं उनके जीवन के संघर्ष की गाथाओं को पढ़ना, तब आपको लगेगा कि आगे बढ़ना चाहिए। और बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता कम होती है, जुनून की आवश्यकता ज्यादा होती है। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए कवायद कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवावस्था में भटकाव की दशा में बेहतर मार्ग और रोजगार के तौर पर भी खेलों से युवाओं को जुड़ना जरूरी है। ही जरूरी है जितनी पढ़ाई है, और इसलिए हम सरकार की कोशिश है कि अधिकतम इसमें नौजवान इन खेलों में भाग लें और वो स्वस्थ भी रहेंगे। और उसका आज खेल रोजगार से भी जुड़ रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी बड़ा स्कोप है। वो अपनी अभिरुचि के खेल करें तो उससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा, एक अच्छा माहौल भी जाएगा। और जो कई बार भटकाव होता है जीवन में, टर्निंग पॉइंट होते हैं जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी दिशा भी ठीक रहेगी। और नगर निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सिंबल इस्तेमाल पर राज्य निर्वाचन आयोग रोक लगा सकता है। आयोग ने 4 राष्ट्रीय दलों को नोटिस भेजा है और ये चेतावनी दी है कि जिन पार्टियों को नोटिस दिया गया उनमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आपको बताते चले सीपीआई और एनसीपी शामिल है। इन दलों ने अपने अकाउंट की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स के नो ड्यूज संबंधी दस्तावेज राज्य चुनाव आयोग में जमा नहीं कराए हैं। आयोग ने दलों को 10 जनवरी 2018 तक का वक्त दिया था और तय समय तक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने पर नगर निकाय चुनाव में संबंधित दल के उम्मीदवार को सिंबल का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।
और सत्येंद्र बथवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। सत्येंद्र, चुनाव राष्ट्रीय दलों को बाकायदा नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में खासतौर पर बीजेपी और सीपीआई के अलावा एनसीपी भी शामिल हैं। क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट? गीतांजलि, क्योंकि 2018 में नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, उसने पूरी तैयारी कर चुके हैं। जिस तरीके से कि अभी इन्होंने 4 जो यहाँ पे पार्टियां हैं इनको नोटिस भेजा कि जिसका कारण ये रहा कि इन चारों पार्टियों में सीपीआई हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस और एनसीपी, इन चारों पार्टियों ने अपने अकाउंट डिटेल, ऑडिट रिपोर्ट और सालाना जो इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट है, ये पूरे जो दस्तावेज है ये अभी तक आयोग में जमा नहीं कराई, जिसके कारण जो चुनाव आयोग है उसने इनको नोटिस दे रखा है कि अगर 10 जनवरी तक ये चारों पार्टियां अगर पूरे दस्तावेज आयोग को नहीं जमा करती तो इनके जो सिंबल, अभी जो निकाय चुनाव होने वाले तो इनको जो सिंबल पे ये लोग इनके जो प्रत्याशी है वो नहीं लड़ सकते। अभी हमने जब इन पार्टियों से बात की तो पार्टियों के जो अध्यक्ष है इनका साफ तौर पे कहना है कि 10 जनवरी तक हम अपने सभी जो डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हम जल्द से जल्द आयोग में जमा कर लेंगे। जी, साथ ही 10 जनवरी 2018 तक का समय दिया गया है। सत्येंद्र, इस पूरे मामले में तमाम इन पार्टियों को क्या लगता है इतने वक्त से जो अभी तक डॉक्यूमेंट्स, जो ऑडिट रिपोर्ट्स और तमाम दस्तावेज जमा कराने थे वो नहीं कराए गए हैं, 10 तारीख तक का वक्त काफी रहेगा तमाम पार्टियों के लिए? क्योंकि अभी तक इन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए तो ये तो 10 तारीख का टाइम है, ये अभी जो इनको दिया गया है नोटिस में कि 10 तारीख तक आप किसी भी तरीके से ये अगर नहीं जमा करेंगे तो आपको सिंबल पे नहीं लड़ सकते हैं। तो जिसको देखते हुए क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां का ये कहना है कि हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी हमसे मांगे गए, ब्यौरा मांगा गया, हम किसी भी तरीके से 10 तारीख तक हम अपने ये जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे इनको हम जमा कर देंगे। और ये भी इन राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट अभी तक पूरे हैं और हम जल्द से जल्द इनको जमा करवा देंगे। चलिए, जल्द से जल्द जमा करवाना ही होगा क्योंकि 10 तारीख तय वक्त रखा गया है तमाम डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह दावा किया है कि इस चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी। 9 महीने में सरकार के लिए काम को जनता ने देख लिया है, उसी के आधार पर यह तय है कि निकाय चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। जो हमने काम किए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की गवर्नमेंट ने जो काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की बात की और ईमानदारी से काम करने का जो हम लोग जज्बा हमारी गवर्नमेंट ने ठाना और मुख्यमंत्री जी हम लोगों को एक लाइन बना के दिया है, उस पर हम लोगों ने काम किया है। और आज 8-9 महीने की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी विभाग में भी कोई घोटाले की बात अब तक नहीं आई है, ना कोई करप्शन की बात आई है। ये हमारी गवर्नमेंट की सबसे पहली प्राथमिकता है और इन्हीं सब विषयों को लेके हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता हमको आशीर्वाद देगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। और उत्तराखंड पुलिस में प्रमोशन को लेकर होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगनी अब तय है। राज्य में पहली बार पुलिस महकमा ऑनलाइन ACR देखने की व्यवस्था करने जा रहा है। इसके बाद महकमे से जुड़ा प्रत्येक कर्मी अपने रिकॉर्ड्स का खुद आकलन कर सकेगा। इस मामले पर कई बार पुलिस के अधिकारी और कर्मी कोर्ट की शरण ले चुके हैं। इसके चलते पुलिस विभाग ने रास्ता खोज निकाला है। अब राज्य में पहली बार ई-सर्विस बुक को ऑनलाइन करने की व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है, जिसे अप्रैल से धरातल पर उतारा जाएगा। सबसे दिक्कत हमारे यहाँ क्या हो रही है कि जब हम लोग प्रमोशन करते हैं, हर रैंक पे हमारे यहाँ सीनियरिटी से जो प्रमोशन होते हैं उसमें फिर हर बार उनका रिकॉर्ड हम लोग मंगाते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है। उसके बाद भी कई बार कभी कमियाँ रह जाती हैं, जिससे फिर ये हाई कोर्ट तक लिटिगेशन काफ़ी हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अब के ये कोशिश किया, पिछले 6 महीने से हम लोग कोशिश में थे कि किसी तरह से पूरा सर्विस बुक अगर हम लोग इसको ऑनलाइन कर दें, ई-सर्विस बुक बना दें और हर कर्मचारी को अपने ACR देखने का अधिकार है, वो देख ले उसमें। तो जो उसकी चीज़ें हमसे कई चीज़ें छूट जाती हैं, कभी पनिशमेंट छूट जाता है, कभी रिवॉर्ड छूट जाता है, कभी उसका ACR ठीक से नहीं लिखा जाता है, तो उस समय रहते उस बात को
अपील कर सकता है, अधिकारियों के संज्ञान में डाल सकता है कि साहब मेरे इसमें ये चीज़ें नहीं चढ़ी हैं जो मेरे को नुकसान करेगी। ज्यादा बातचीत के लिए नवीन उनियाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, राज्य में पहली बार पुलिस महकमा ऑनलाइन एसीआर देखने की व्यवस्था करने जा रहा है और उसका अहम उद्देश्य है कि जो गड़बड़ियां होती हैं प्रमोशन के दौरान वो ना हो। क्या इस ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद ये गड़बड़ियां रुकेंगी, क्या कहा जाए? गीतांजलि जी, देखिए, ई सर्विस बुक जो ऑनलाइन करने की बात कही जा रही है, एक लंबे समय से इस प्रोसेस को चलाया जा रहा था और क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा था कि पुलिस मुख्यालय में प्रमोशन के समय तमाम तरह की गड़बड़ियां, तमाम तरह की चूक जो थी वो रह जा रही थी, तो निश्चित रूप से अब जब ऑनलाइन ये प्रक्रिया हो जाएगी तो तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस महकमे के या कर्मी हैं, जवान हैं, वो अपनी एसीआर खुद देख पाएंगे। तमाम जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने के लिए वो आवेदन कर पाएंगे, अपने अधिकारियों को बता पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो गड़बड़ियां हैं, ये जो चूक है, ये लापरवाही है, वो कहीं ना कहीं दूर हो पाएगी और जो मामले इस गलती के कारण कोर्ट चले जाते थे या फिर पेंडिंग रह जाते थे, वो तमाम चीजें जो है वो अब महकमे में नहीं देखने को मिलेगी। तो ये उत्तराखंड का पहला विभाग हो गया है जो 1 अप्रैल से अब ऑनलाइन ई बुक जो है, ई सर्विस बुक जो है वो ऑनलाइन करने जा रहा है और इसके बाद तमाम जो जैसे मैंने कहा कि तमाम सुविधाएं या फिर तमाम जो गलतियां होने की संभावनाएं रहती थी वो कहीं ना कहीं अब कमी उसमें देखने को मिलेगी। नवीन, 1 अप्रैल से ये जो प्रक्रिया है शुरू की जाएगी, इसको लेकर यहाँ पुलिस महकमे में किस तरह का जो एक उत्साह कह लीजिए या फिर इस डिसीजन के बाद एक सेटिस्फेक्शन कह लीजिए इन लोगों में, वो कितना देखा जा रहा है? कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है आपकी? बिल्कुल गीतांजलि, इस बात को लेकर खुशी है पुलिस महकमे के जो जवान हैं या अधिकारी हैं इस बात की कि ऑनलाइन ये प्रक्रिया हो रही है और जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत सारी गड़बड़ियां, बहुत सारे मामले जो थे वो पेंडिंग रह जाते थे, प्रमोशन में दिक्कतें आती थी या फिर प्रमोशन हो जाते थे तो उसके बाद कोर्ट बहुत सारे अधिकारी चले जाते थे, तो अब ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगी। उत्साह जो है वो इस बात को लेकर भी है कि तमाम जो उनके रिवॉर्ड हैं जो नहीं चढ़ पाते थे उनकी ई बुक में, वो अब चढ़ पाएंगे और इसको लेकर चूंकि तैयारी पहले से करनी होती है तो निश्चित रूप से जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो भी पूरा किया जा रहा है। गढ़वाल जो क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, वहां पर ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब कुमाऊं में 10 दिन की इसको लेकर ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग को लेकर भी जो उत्साह है वो कर्मियों में है कि जो ई बुक भरी जानी है, इसको लेकर जो ट्रेनिंग है, जो निश्चित संख्या है वो यहाँ पर तय की गई है और भरपूर जो उत्साह है वो कर्मियों बिल्कुल देखा जा रहा है। और एक जी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ कम से कम एक संतुष्टि अब है कि जो प्रमोशन में इससे पहले धांधलियां होती थी, गड़बड़ियां होती थी, वो अब कम होंगी या उसमें बिल्कुल उनकी कटौती होगी। इस के साथ ही पुलिस महकमे ने ये प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उन्याल। और उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को लेकर महकमे में ने खास पहल करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विभागीय मंत्री ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए न केवल संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम को तय करने के लिए आदेश दिए हैं अधिकारियों को, इसके साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के आवासीय संस्कृत विद्यालय देहरादून और कुमाऊं का विद्यालय किसी पर्वतीय इलाके में खोले जाने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, अधिकारियों को संस्कृत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रिक्त पड़े सभी पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने के आदेश दिए हैं। तो गढ़वाल वाला हम खोलेंगे राजधानी में और कुमाऊं वाला खोलेंगे कहीं पर्वतीय क्षेत्र में, जिससे कि बच्चों का पाठ्यक्रम जो हम बनवा रहे हैं शास्त्री का भी, आचार्य का भी और मध्यमा का भी, इन सब विषयों को लेकर हम पाठ्यक्रम बना के हम संस्कृत भाषा को योग से कैसे जोड़ें, इन सब विषयों पर हमारी बहुत सघनता समीक्षा हुई है। तो जितने हमारे पास दायित्व हैं, पद हैं जो खाली हैं, उनके बारे में भी समीक्षा की और उनको तत्काल उनको भरना और जो नई नियुक्ति होगी उनको तत्काल टारगेट सौंपना कि विभाग को सुस्ती से हटा के इसको गति देना। और पिथौरागढ़ में विकास प्राधिकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई। विभिन्न संगठनों के आयुक्त संघर्ष मोर्चे ने सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा का कहना है कि जिले में हाईवे के किनारे 200 मीटर तक प्राधिकरण लागू करने का सरकारी फैसला पूरी तरह से जनविरोधी है। वहीं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्राधिकरण का फैसला पूर्व की सरकार का है, जिसे लागू करने पर आम लोगों को कोई भी अतिरिक्त जो कर है वो नहीं देना होगा।
प्राधिकरण संबंधी जो तुगलकी फरमान आपने लागू किया है वो पिथौरागढ़ के लिए किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, तो उसको वापस ले लीजिए। व्यवस्था होगी, कोई भी शुल्क वृद्धि नहीं की गई है। केवल जो 10 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्य हैं उनमें 1% सेस श्रम विभाग के माध्यम से पूर्व में लिया जाता है, जो 2008 से की गई प्रक्रिया के तहत है। इसलिए कोई भी किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लिए जाने का कोई वृद्धि नहीं की गई है। 8 एम्बुलेंस सेवा लाइफलाइन कही जाती है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने में 108 का अहम रोल होता है, लेकिन इन दिनों ये सेवा खुद बीमार चल रही है। बात की जाए टिहरी जिले की तो यहाँ 12 108 एम्बुलेंस में से आधी ही एम्बुलेंस अपनी सेवाएं दे रही है। इस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी सेवाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती है। रात को लोग इतने परेशान रहते, गाड़ियों की बड़ी दुर्दशा है। प्रतापनगर जैसी दूर का, टिहरी बांध से दूर का क्षेत्र है। गाड़ियों की मेंटेनेंस और इनको ऑन रोड रखने का संपूर्ण उत्तरदायित्व GVK-MRI का है। और ये बात भी सही है कि गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं, तो उनको नई गाड़ियों के क्रय की प्रक्रिया भी महानिदेशालय स्तर पर गतिमान है। वर्तमान में जहाँ तक सैलरी का प्रश्न है तो वो निर्देशक राष्ट्रीय कार्यक्रम को हमारे यहाँ से पत्र चला जाता है। और उधम सिंह नगर में इन दिनों पर पड़े भीषण कोहरे और धुंध की वजह से सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। इसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर भीषण कोहरे और धुंध की वजह से कई ट्रेन को रद्द किया गया है या फिर ट्रेन लेट है। घने कोहरे और शीत लहरी के कारण यहां आम लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और मकर संक्रांति पर कुमाऊं की सबसे पौराणिक उत्तरयणी मेले की तैयारियों को लेकर प्रदूषण विभाग ने कमर कस ली है। नदियों में मिली जो गंदगी है उसे ना फैलाया जाए, मीलों द्वारा जो गंदगी फैलती है उसे रोका जाए। और प्रदूषण विभाग इस बार इन मीलों को सीज करने की तैयारी में भी है, जिसके लिए विभाग द्वारा टीमें बनाई गई हैं जो नदियों का निरीक्षण करेंगी। लगातार मॉनिटरिंग यहाँ से इस कार्यालय के द्वारा, मेरे द्वारा भी और मेरे जो संबंधित जो अधिकारी और इंजीनियर्स हैं उनको हम लगातार इंस्पेक्शन करा रहे हैं उनसे। और फैक्ट्रियाँ जो चिन्हित भी की हैं और उनको बंदी की भी कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ। हम लोग डहला, बहला, कोसी इनकी लगातार मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। अगर कोई इंडस्ट्री, किसी भी तरह की कोई भी इंडस्ट्री प्रदूषण करती पाई गई तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाएगा। और पिछले 16 सालों में नेहरू युवा केंद्र में भर्ती न होने से युवाओं के भविष्य पर भी संकट खड़े हो गए हैं। नैनीताल का नेहरू युवा केंद्र सिर्फ 2 जिला समन्वयकों के सहारे चल रहा है। पिथौरागढ़ और चंपावत में पिछले कई सालों से विभाग में कोई गतिविधियां नहीं हो रही, जिसके चलते अब सवाल उठने लगे हैं कि युवा भारत के युवाओं का योग्यता और प्रतिभाओं का विकास हो कैसे। वहीं नेहरू युवा केंद्र के निदेशक का मानना है कि बिना अधिकारियों के विभाग कैसे चले। यहाँ अब हमारे पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट यूज कोऑर्डिनेटर बचे हैं जो 12 डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे UNV DIC डेपुटेशन पे आए हुए हैं। बार बार बात महानिदेशक महोदय से होती है, मंत्रालय से होती है। अभी एक प्रयास चल रहा है मंत्री जी के उसके प्रयास के साथ कि 300 लोग उनका लेने का है आउटसोर्सिंग से एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नेहरू युवा केंद्र में। अगर वो 300 लोग आ जाते हैं तो उसमें 4-5 लोगों का उत्तराखंड में आने की संभावना है। और प्रदेश भर में बढ़ते सड़क हादसों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे यातायात के नियमों का पालन न करने की वजह से सामने आई है। इसी को देखते हुए देहरादून में ट्रैफिक निदेशालय ने युवाओं को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए 3D फिल्म की मदद ली। इस फिल्म की मदद से बच्चों को आसान ग्राफिक्स के जरिए यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। ये 3D फिल्म न केवल स्कूल में बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को जागरूक करेगी। एनिमेशन मूवीज जो हैं वो रिलीज़ की गई हैं, 2 एनिमेशन मूवी जिसमें बच्चों की लैंग्वेज में और 3D एनिमेशन के माध्यम से उन सभी को जो ट्रैफिक कांस्टेबल किस तरीके से ड्यूटी कर रहा है रोड पे, किन परिस्थितियों में, और साथ ही साथ हेलमेट ना लगाने से, रैश ड्राइविंग करने से किस तरीके से एक्सीडेंट होकर जान जा सकती है। कई परिवार उसमें नुकसान हुआ है। तो ये बच्चों को उनकी लैंग्वेज में सिखाया गया है। उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो खुद भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वो अपने माता पिता से भी ट्रैफिक नियमों का पालन करवाएं।
और इस साल की विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों के लिए सरकारी एजेंसियों ने अभी से कमर कस ली है, जिसके मद्देनजर पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन ने यात्रा की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में KMVN, ITBP, SSB और BRO के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही नए रास्तों के निर्माण की भी योजना तैयार की गई। बता दें कि लास्ट ईयर भारी भूस्खलन के चलते कैलाश यात्रा मार्ग मालपा के करीब जमींदोज हो गया था। जैसा कि आप विदित हैं कि 2017 में जो मालपा में भूस्खलन होने से काफी नुकसान हुआ था, तो उसके मद्देनजर जो है, क्योंकि रास्ता जो है प्रभावित हुआ है, तो इसी संबंध में इसकी वैकल्पिक जो है व्यवस्था क्या होती है, रास्ता कौन सा रूट चूज किया जाए, इस संबंध में DM साहब की यहाँ मीटिंग रखी गई है।